پرائیویٹ اسکول کانفرنس ایجوکیشن سسٹم ان بلوچستان کا پہلا کانفرنس آج الحمد یونیورسٹی میں منعقد کیا جا رہا ہے. کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. مفتی عتیق الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ابتدائی کلمات کے لیے عادل شہزاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا خاص طور پہ شکریہ گزار ہوں کہ ایک ایسی کانفرنس جن کو پتہ لگے کہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کا رول کیا ہے. ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے جہاں پرائیویٹ اسکولوں کو لوگ دل سے قبول کریں اور اپنے دل میں جگہ دیں, جہاں بچہ محض نمبر نہ لائے بلکہ انسان بنے. الحمدللہ ہم آج الحمد یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں, ایک ایسا علمی مرکز جہاں علم کے ساتھ بصیرت, تحقیق کے ساتھ تربیت اور تعلیم کے ساتھ کردار پروان چڑھتا ہے. یہ ادارہ صرف نصاب نہیں پڑھا, یہ سوچنے, بولنے اور خدمت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے. اسی جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. ہمارے ادارے نے نساء, الحمدین اسکول سسٹم,
दारुल-अरकम एजुकेशन नेटवर्क और हम फाउंडेशन, ये वो इदारे हैं जहाँ तालीम यतीमों और मुस्तहिक बच्चों के लिए मुफ्त दुराजा होती है, जहाँ किताब के साथ इखलाक और इल्म के साथ इंसानियत दी जाती है। और जब हम इन इदारों का बारी का जिक्र करते हैं तो दिल खुद ब खुद एहतराम से झुक जाता है। वो नाम, वो शख्सियत जिन्होंने बलूचिस्तान में इल्म का चिराग जलाया, वो है मोहतरम डॉक्टर शकील रोशन साहब। डॉक्टर साहब ने इदारे नहीं बनाए, डॉक्टर साहब ने नस्लें बनाई। डॉक्टर साहब ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, डॉक्टर साहब ने सोचने का सलीका दिया। डॉक्टर साहब ने बलूचिस्तान के हर बच्चे के दिल में ख्वाब जगाया। मैं यहाँ पर एक करारदाद भी पेश करता हूँ आप सबकी मंजूरी से कि बलूचिस्तान का ये फख्र और पाकिस्तान का बेटा मोहतरम डॉक्टर शकील रोशन साहब अपनी इल्मी और तालीमी खिदमात के एहतराम में सितारा इम्तियाज के हकदार भी हैं, क्योंकि वो सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि हकीकी रहनुमा है। वो सियासी रहनुमा भी हैं, कबायली कायद भी हैं और कौम के मेहमान भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। काम तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब की जिंदगी में बरकत डाले। ये हमारा ओपन सेशन होगा इंशाल्लाह। इसमें जो है हम राइट टू लेफ्ट जो है डिस्कशन होगी हमारी। तो सबसे पहले मैं जो राइट पे हमारे आयात साहब बैठे हुए हैं, सब तो मैं से गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया कि आज उन्होंने जो क्रीम ऑफ द क्रीम है हमारी सोसाइटी के, उसको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, हमें यहाँ बुलाया और मकसद हम सबको पता है कि तालीम की बेहतरी और इदारों की बेहतरी। जब इदारे जितने अच्छे होते जाएंगे, तालीम भी और जो भी बात हुई कि तरबियत भी साथ साथ चलेगी। एक बात होगी, मैं डॉक्टर साहब को भी पता नहीं होगा कि मैं 2019 से 21 तक यहाँ पे एमफिल भी एजुकेशन भी इसी यूनिवर्सिटी से किया। मैं अलमदियन भी हूँ। जी हाँ, तो एजुकेशन से क्योंकि दिल्ली लगा हुआ था शुरू से और ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने हमें दी। और मैं चूँकि बाहर मुल्क में था, मुझे पता नहीं चला कि PhD का भी यहाँ एडमिशन शुरू हो गई। जी, PhD शुरू उस वक्त नहीं शुरू हुई थी, तो मैडम जो हमारी प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करें, कि मेरा एडमिशन हो गया था इस्लामाबाद कैंपस में। तो उन्होंने कहा कि कोयटा से कर लें। लेकिन जो हमारे लोगों का माइंड सेट है, जो हमारे यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, उनका माइंड सेट अभी तक तब्दील नहीं हुआ। हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे, तो उन्होंने एक वर्ड बड़ी, यानी हम ये कहते थे कि ये खिदमत है और तालीम जो है ये हर बच्चे का हक भी है। तो सबूर कारकर साहब हमारे एक सेक्रेटरी साहब आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप गलत हो, ये बात ऐसे नहीं है। तो मैंने पूछा कि मैंने सर फिर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा तालीम एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट आपने परचेज करनी है, उसको फिनिश करना है। और जब अगर आपका फिनिश गुड मार्केट में आए तो अगला उसको खरीदने के लिए तैयार हो। ये अप्रोच हमारे जहनों में शायद अभी तक नहीं थी। कुछ जो हमारे माशरे के अमीर लोग हैं वो तो जा रहे हैं इस तरफ, लेकिन जो निचला तबका है उनकी अप्रोच अभी इस तरफ नहीं बन रही है कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा जिस फील्ड में भी जा रहा है उसका वो जो है यूनिक पीस बन के निकले। तभी उसकी मार्केट में आप देखें ना कि कीमत किसकी लगती है, उसी की लगती है जो चमक रहा हो, दमक रहा हो। तो हमने कोशिश ये करनी है कि बीइंग टीचर, बीइंग ऑर्गेनाइजर, बीइंग मैनेजर, बीइंग प्रिंसिपल, हम ये कोशिश करें कि हमारे इदारे से जो बच्चे निकले वो इस तरह का प्रोडक्ट निकले कि हाथों हाथ बिके। यानी आप ब्रांडिंग कह सकते हैं, अलहमदुलिल्लाह ब्रांड बन गया माशाल्लाह। इधर से जो लोग निकल रहे हैं बड़े आगे निकल के कामयाब भी हो गए। तो अगर हम स्कूलों की सतह पे बच्चों को, इस पेरेंट्स को ज़्यादा कोशिश करें, इस माइंडसेट को उनका डेवलप करें कि वो अपने बच्चे को प्रोडक्ट बनाए और एक ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में हाथों हाथ आए। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ये अरेंज किया और हम सबको इधर इकट्ठा किया। बाकी जो लोग यहाँ आए ये दिल रखने वाले लोग हैं, तभी उन्होंने अपने वक्त से वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ लाए। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कारी मोहम्मद फैसल है।
तरफ एजुरेटम स्कूल से मैं बिलोंग करता हूँ और आर बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक्स जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, इस टाइम पर वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आज एक प्रोग्राम अरेंज किया, और चूँकि काफ़ी अरसे से एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ, लेकिन आज ये शायद पहली दफ़ा है बलूचिस्तान के अंदर कि अगर सारी एसोसिएशंस को बुलाया गया है तो वो एक तालीमी मकसद के लिए, तालीम की अप्रोच को उठाने के लिए और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को जो है आपस में बेचैन करने के लिए या उनके जो मसाइल हल करने के लिए उनको बुलाया गया है। और इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि ज़ाहिद बलोच साहब भी बैठे हैं, मामला साहब भी बैठे हैं, अब्दुल रशीद काकड़ साहब भी बैठे हैं, साथ मालिका साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अयाज साहब भी बैठे हैं, प्रोफेसर अयाज साहब भी बैठे हैं, गुलजार साहब भी बैठे हैं, आगरूफ साहब भी बैठे हुए हैं। शायद मैं कुछ का नाम ना भी ले सकूं, लेकिन पुरानी करीब नज़र आ रही है और वो सारे लोग नज़र आ रहे हैं, और यही लग रहा है कि आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन किसी अनाइस के लिए नहीं बैठी, बल्कि आज जो है बच्चे की और हमारी कौम की नस्ल की खिदमत के लिए और उसकी जो परेशानियाँ हैं और जो उसके मसाइल हैं लेटेस्ट, आज आपको पता है टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं चली गई है, जेफ थंडर का ज़माना आ गया है, वो हमारे ज़माने का मिराज बाबा जो है वो चला गया है, तो उसके लिए जो ये कोशिश हो रही है ये बहुत खुशहाल है। और जैसे कि प्रोफेसर साहब ने अभी फरमाया कि हमें प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी बनानी है, तो इस प्रोडक्ट के लिए हमें जाहिर सी बात है सबसे पहले खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे प्रोडक्ट की समझ नहीं आती, मुझे किसी मोबाइल की समझ नहीं आती, तो मैं आगे तो चल ही नहीं सकता, तो फिर तुम्हें किसी और का मोहताज हो। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आज ये प्रिंसिपल प्राइवेट स्कूल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो अलहमद यूनिवर्सिटी में मुनाकिद किया है, यहाँ पर शकील साहब और उनकी टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल के तमाम सरबराहां को दावत दी और इज़्ज़त अफजाई की। यकीनन ये आप ही की मेहनत है, आप ही की खुलूस है। हमें 100% इम्कान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये मेहनत और ये खुलूस रंग लाएगी। ये चूँकि पहली बार अलहमद यूनिवर्सिटी आया हूँ, इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये अच्छा हुआ कि आपकी इस मुलाकात से हमारी यूनिवर्सिटी की भी हमने विज़िट किया, देखा। चूँकि वक्त कम है, मैं पहले ही देर से आया हूँ, वो थक भी चुका हूँ। बचपन में ये 5वां प्रोग्राम है जिसमें मैं शिरकत कर रहा हूँ सुबह से। कुछ साथियों ने बात की इस हवाले से। पहली बात तो ये है क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, हम प्राइवेट स्कूल्स क्या हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं। अब चूँकि जब हम क्वालिटी एजुकेशन तब दे सकते जब हमारे साथ या हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, तब हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और अगर हमारे टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हम सवाल नहीं पैदा होता क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। दूसरी बात, बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक कुछ साथियों ने इंडिकेटर दे दिया, इसमें भी 100% गलती हमारी ही प्राइवेट सेक्टर की है, क्योंकि हमने बलूचिस्तान बोर्ड को पैसों का आदत बनाया। बी फार्म के मद में, कुछ और चीज़ों के मद में हम उन्हें बाकायदा तौर पर पैसे देते हैं, तब तो हमारे मसले मसाइल कभी हल नहीं होंगे। तीसरी चीज़, ये हमारे स्कूलों की जो सबसे ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, किसी भी मौजू पे हो, क्लास अष्टम बोर्ड से मुतालिक हो या स्कूल रजिस्ट्रेशन से के हवाले से हो, ये सब मसले मसाइल तब ज़्यादा होते हैं जब हमारे तंजीमें ज़्यादा होंगे और हमारा इत्तेफाक व इत्तेहाद इसमें कम होंगे। हुकूमत इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, फिर इसलिए हमारी मुश्किलात ज़्यादा होती है। स्कूल रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ, ये कुछ टाइम पहले मेरी मुलाकात हुई सी डीसी से, तो स्कूल डीसी ऑफिस के रिकॉर्ड में 1300 प्राइवेट स्कूल्स है कोयटा शहर में। इस वक्त रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 317 है। बाकी स्कूल मालिकान कहाँ है और कर क्या रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, फाइल जमा करवाना, रिक्वायरमेंट पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर 10 के 10 अंगुलियां सरकार की तरफ पकड़ते हैं तो 5 अंगुलियां अपनी तरफ भी रखी कि हमने, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हम कुछ काम करें। हमने हर प्लेटफॉर्म पे हुकूमती रूज को चैलेंज किया है। कुछ टाइम पहले भी एक कॉन्फ्रेंस था प्रेस क्लब में,
तंजीमों के हवाले से सब तंजीम मिल करके वहाँ पर भी हमने हुकूमती रुख को चैलेंज किया था कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। और यहाँ पर फिर अगले दिन फिर हम फाइल उठा करके उनके ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। हमें संजीदा होनी चाहिए, सीरियस प्लेटफॉर्म पर हमें सीरियस गुफ्तगू करनी चाहिए। फिर जो गुफ्तगू हम करेंगे उसके पीछे डट के खड़ा होना चाहिए कि ये लहजा और ये अंदाज और ये गुफ्तगू हमारी है। इस वक्त सबसे ज्यादा स्कूल्स कोयटा शहर में दूसरे तंजीमों का नहीं पर मैंने खुद बजाते खुद सबसे ज्यादा स्कूल अपने हाथ से रजिस्टर किए हुए हैं। प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह जनरल ब्रांच से लेकर एनओसीज के हुसूल तक कहीं भी कोई मुश्किलात हमें सामने नहीं आई इस चीज में। लेकिन रही एडीसी की सीन, वहां पर अक्सर प्राइवेट स्कूलों पे इश्यूज आ रहे हैं। एडीसी की सीन पर वो आपकी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं काबिना मेंबर हूं, 5 अराकीन में से एक में हूं, तो लिहाजा मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं डीसी लेटर और ये रिक्वायरमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। काफी बार मैंने उससे मुलाकात की कि ये सीन जो है ये बहुत मुश्किलात हो रहे हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स के लिए, एक सीम सिक्योरिटी है या नहीं है, गरीब इदारे हैं ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि ये रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब अफसर हमारे साथ भाइयों की तरह और कुछ उसमें मैडम जो होते हैं वीडियो फीमेल वगैरह बहनों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइल को फौरी तौर पर उन्हें सेंड भी किया है और आज तक मुझे बजाते खुद कोई मुश्किलात सामने नहीं आए जिससे मैं मेरा नाम नकीबुल्लाह है। मैं कुछ मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुका हूँ एजुकेशन पर। रिसेंटली एज ट्रेनर AI में काम करता हूँ रेहान फाउंडेशन के साथ। ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूँ। ट्रेनिंग सेशंस में भी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोशिश करता हूँ कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए टीचिंग सिस्टम में। अब मैं कोशिश करूँगा 2 मिनट में अपनी बात समेट लूँ। इस वक्त हमें ज़रूरत है 3 चीज़ों को प्रमोट करने की। एक ये है कि हमें गुर्बत का खात्मा करना है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में गुर्बत एक बहुत बड़ा इशू है और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हमें डिजिटल लिटरेसी को परवान चढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि सोशल मीडिया ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल तकरीबन हर आदमी के जेब में है। तो इसको हमें एजुकेशन सेक्टर को ऐसा काम करना है कि हम सोशल मीडिया को बिज़नेस के लिए कैसे इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि हम स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना शुरू कर दें डिजिटल लिटरेसी समेत। तीसरी बात यह है कि हम डिजिटल अर्निंग और डिजिटल लर्निंग दोनों को कैसे पहुँचाएं। मैं इस पर काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ। कामयाबी इसके नहीं मिलती, हम बच्चों को डिजिटल लिटरेसी दे देते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स ले लेते हैं डिजिटल, उनको AI पढ़ा देते हैं, कैनवा पढ़ा देते हैं ताकि वो लोगो बनाएं, पोस्टर्स बनाएं, उसको फ़रोख्त करके बेच सकें, पैसे कमाएं। लेकिन जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो ना उसमें कैनवा की बात होती है, ना उसमें कैनवा की बात होती है, ना AI की, ना डिजिटल लिटरेसी की। तो गुजारिश ये है कि हम अपने सिस्टम को भी थोड़ा अपडेट कर दें। हमारी किताबों में भी एंटरप्रेन्योरशिप, AI, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल अर्निंग और बच्चे कैसे पैसे कमाएं स्टूडेंट रहते हुए भी, ये अगर हमारी किताबों को कुछ अपडेट किया जाए। शकील साहब कि आपने प्राइवेट स्कूल्स को एक्नॉलेज किया और इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया जिसकी हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मुख्तसरन जैसे साथी कह चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त हाईलाइट किया उन्होंने इशूज़ को। मैं सिर्फ ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को इस टाइम या स्कूल्स को अच्छे ट्रेनर्स की ज़रूरत है। जो बुक पब्लिशर्स हमें विज़िट करने आते हैं, हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि काइंडली आप हमें प्रोफेशनल ट्रेनर्स दें और हमारे टीचर्स को ट्रेन करें। बेशक अगर डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर के लेवल पे ट्रेनिंग्स हों ताकि हमारा क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बूस्टअप हो सके और उस पर बेहतरी आ सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सीनियर साथियों के साथ एक दफ़ा बैठ के एक कमेटी तश्कील जिसमें इन पर हम मज़ीद काम कर सकें। मुख्तसरन जमील साहब हमारे बहुत ज़बरदस्त सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात की।
میں تو یہ سمجھوں گا کہ کوئی بڑی کمال نہیں ہے، کیونکہ جو بچے ہم تیار کر کے ان کو دیتے ہیں وہ انہی بچوں کو آگے بھیجتے ہیں. اگر وہ اس بچے کو اٹھائیں جو زیرو ہے اور پھر اس کو جو ہے پوزیشن ہولڈر بنائے یا ٹاپر بنائے، پھر ہم اس کو مانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالقہار کاکڑ، سی او پلارک ہائی اسکول. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے تو بہت چھوٹے اسکول ہیں، ہم اسے ہمیں فراغت نہیں ملتی، اور ڈاکٹر صاحب کو اپنے اتنے بڑے سسٹم سے یہ فراغت ملی کہ اس نے ہمارے لیے جو ہے ایک بہترین وہ آپ دیکھیں کہ اس نے قدم اٹھائی اور ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آیا. اور امید بھی یہی ہے اور دعا بھی یہ ہے کہ یہ ہمارے حق میں ہو، اور امید یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ہمارے جو سینئرز باقی سینئرز جو ہیں ان کی زیر سایہ میں ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں سے ایک آواز اور ایک قوت باہر ہم نکلے ہیں. بنڈل آف تھینکس ڈاکٹر صاحب، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار احمد کمالزی. سر پچھلے 30 سال سے ایجوکیشن سے وابستہ ہوں اور 4 کیمپس 4 اسکولز رن کر رہا ہوں اس شہر میں، جس میں ایک بوائز ہائی اسکول ہے، ایک گرلز ہائی اسکول ہے اور ایک او لیول کے لیے ایم ایک سیٹ اپ اور ایک پری اسکول چلا رہے ہیں. جنا گرامر ہائی اسکول ہم چلا رہے ہیں، المعروف گرلز پبلک ہائی اسکول چلا رہے ہیں، دا اوریجن اسکول سسٹم او لیول کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں جنا گراؤنڈ میں، اور جناب ویلنس ایک پری اسکول ایکٹیویٹی بیس اسکول ہم نے پلان کیا ہوا ہے اور اس پہ کام کر رہا ہوں، اور بکس سے بھی وابستہ ہوں کام میرا. تو سر بات یہ ہے، آپ لوگ کا بہت شکریہ سر مہمانوں کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور علم یونیورسٹی کے ٹیم کا، عادل صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک اتنی اچھی سیٹنگ رکھی. سر مختصر بات کروں گا تھوڑی سی، کیونکہ پہلے ہی کافی ٹائم ہو چکا ہے. سر ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ 2 طرح کے ہیں اور 2 سائڈ سے ہیں. سر ایک ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں کہ جی آپ نے رجسٹریشن نہیں کی، کوئی کہتا ہے جی آپ نے ایف پی آر نے ٹیکس نہیں دیا، کوئی کہتا ہے کہ جی ایج اور بینیفٹ والا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس نہیں دیا، آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی. تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو گورنمنٹ ہم سے توقع کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. دوسری طرف ہمارے اسکولس کی طرف سے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں کہ جی کسی کو رجسٹریشن کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں. یہ ہمارے چھوٹے ایشوز ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل نہیں ہے کہ اس پر ہم بہت بڑے پیمانے پہ یا بہت بڑی ڈسکشن کر لیں. ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں، جن چیزوں پر ہمیں بات کرنا ہے یا بات کریں گے یا ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ سر گورنمنٹ سائڈ پہ لاسٹ ٹائم بھی ایک فورم پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یارمندن صاحب کے ساتھ، تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ سر یہ ایجوکیشن ایک سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی چاہیے، شارٹ ٹرم پالیسی سے اس کا سولوشن نہیں نکلے گا. اور انہوں نے اس پوائنٹ کو نوٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ کام کروں گا، لیکن اس نتیجے شاید وہ کام نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کمیٹی ہو یا ایسا فورم ہو جو گورنمنٹ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارے لیے یہ 2 سال کی روزانہ رولز ریگولیشن کی چینجنگ اور پالیسی نہیں، ہمیں 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے پالیسی دیں، کیونکہ ہمارا صوبہ ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. تو ہمیں اس چیز پر بات کرنی چاہیے تاکہ گورنمنٹ ہمیں سنے کہ ہم ایجوکیشنسٹ ہیں. اور دوسری طرف ہم اسکولس کو اگر دیکھیں تو ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کتنا چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں جو چینج آ رہا ہے اس کو نہ گورنمنٹ آف پاکستان نہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہم روک سکیں گے. یہ بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے جدید علوم کی طرف، ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف، ہمیں اے آئی کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم اس طرف نہیں گئے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہمیں اس چیز کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہم یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں، کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کتابوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور ہم اے آئی جس تیزی سے ہمیں جانا وہ
मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम को जो है ना वो अडॉप्ट कर रहा है और सिस्टम को सब ले रहा है, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक फोरम होना चाहिए जिस पर हम प्रॉपर तरीके से बात करें। और सर दूसरे जैसे हमारे एक साथी ने बात की कि हम एक अलग बोर्ड की तरफ जाएं, तो सर इसमें यह है कि रूल्स में इसकी इजाज़त नहीं है, कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, सूबाई जो हमारे वो है, तो उसके लिए और एक चीज़ और है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात है, जिनमें हमारे पास कुछ मसाइल हैं हमारे, तो हम फेस कर रहे हैं। बट पर्टिकुलरली आई एम फ्रॉम द टेक एजुकेशन कंसल्टेंसी सिंगापुर, और हम पाकिस्तान चैप्टर को देखते हैं और हमारा काम थीम डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट राइटिंग का है। बेसिकली जिस तरह गुलजार साहब ने जिक्र किया इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और आपके जो एकेडमिक्स के जो इशूज़ हैं, ऑलमोस्ट 70-20% टेक्नोलॉजी के थ्रू हल हो सकते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, एक्टिविटी बेस्ड प्लानिंग और क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप काम करना चाहते हैं। और मैं मशकूर हूँ जनाब शरीफ साहब का और इनकी टीम का, उन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया। टेक्नोलॉजी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अगर आप किसी भी किस्म की मामला की मुशावरत चाहते हो तो गुलजार साहब हमारा फोरम है, हम उनके साथ इस वक्त सब रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पिछले 10 साल से हैं और हम इसी रिसर्च को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एंड थ्रू आउट बलूचिस्तान फ्रॉम कोयटा टू कोलू तक हम जो है विजिट करते हैं और इसमें हमारी कुछ अपनी रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हैं। अगर उसमें किसी भी किस्म की मशावरत और मामला की ज़रूरत हो तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट। टेक्नोलॉजी की बात जैसे गुलजार साहब ने कही, सिर्फ एक ही जुमला मैं उसमें अर्ज करूँगा। ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर होगा। अब्दुल गनी डिस्ट्रिक्ट दुकी से हूँ, निज़ाम स्कूल से हूँ। जी सर, निज़ाम स्कूल एक छोटा सा इदारा है दूर दराज इलाकों में, जिसने फर्स्ट टाइम इनिशिएट कराया था, मेमोरी ट्रेनिंग उन्होंने इनिशिएट कराई थी पाकिस्तान में। लेकिन वो बदबख्ती से लोग, चूँकि हमारे स्कूल को बिरयानी स्कूल बोलते हैं ना, जिनात वाला स्कूल, तो इसलिए फिर वो आगे काम नहीं चल सका। इस तरीके से हमने 2 बच्चों के उन्होंने क्वालिफाई भी किया था गिनेस रिकॉर्ड के लिए। एक केमिस्ट्री में था, दूसरा उस यूलर नंबर्स में था, जिसको गालिबन उस वक्त 4600 डिजिट्स याद थे। आगे पीछे कहना, कहीं से भी वो उसको रिट्रीव करना, पर इस तरह होते हैं इस तरह का। मैं आपकी बात थोड़ी सी काटता हूँ, तो ये इसका रिकॉर्ड आप हमें दें ना, फोरम पे दें। आपने कहा ना जो भी कहते हैं इंशाल्लाह 5-6 साल पहले की बात है, इधर किसी ने वो बात नहीं सुनी, बस वो काम रहे थे गए। बस ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पहले इकट्ठे हुए हैं। चले ठीक है जी, आप ले दो रिमोट याद है। और इसी तरीके से हम एक लुली लंगड़ी तंजीम पर भी काम कर रहे हैं, वो स्टेट पाकिस्तान के नाम से है, स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन ड्राइव। तो उसका बुनियादी मकसद जो है वो बदकिस्मती से वो ये है कि वन हमारी नर्सरी क्लास से लेकर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी जो भी हमारे पास क्लासेस हैं, उन सब के एग्ज़ाम तकरीबन बोगस ही हैं। तो बस ये मुख्तसर सी बात है। तो उसी पर हम काम कर रहे हैं कि उसको डिजिटलाइज करवाएं। तकरीबन 2 महीने और इससे ज़्यादा 2.5 महीने हो गए मैं इधर कोटा में उस पर काम कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर शकील अहमद रोशन साहब और रस मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम समीना एजाज है, मैं डेल्टा स्कूलिंग सिस्टम एंड इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम बर्नार्ड अल्फ्रेड है, मैं डॉन बॉस्को स्कूल में एज अ वाइस डायरेक्टर और एडमिन काम कर रहा हूँ। डॉन बॉस्को के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। डॉन बॉस्को 170 सालों से पूरी दुनिया में 136 मुल्कों में काम कर रहा है। बलूचिस्तान में कोयटा में पिछले 25 साल से रिसेंटली हमने उसकी फाउंडेशन की 25 साल जुबली मनाई, 25 साल जो सालगिरह। तो हम पिछले 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं बतौर वाइस डायरेक्टर यहाँ पे अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ हूँ। इससे पहले मैं तकरीबन 15 साल बाहर ममालिक में वहाँ पे पढ़ता भी रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाता भी रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई आज, ठीक है, बहुत सारे मसाइल पर बात की गई और ये सारे मसाइल जो हैं वो जेन्युइन हैं। हमें पता है कि ये मसाइल हैं, हम रोज़ाना इनको फेस करते हैं। लेकिन जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी गई थी हमारे कीनोट स्पीकर की तरफ से, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की। मैं सिर्फ उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो जेन्युइन है। उन्होंने कहा था कि हमारे तालीमी इदारों में इल्म तो बहुत है लेकिन एजुकेशन कम है लेकिन कम है।
اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اسکلڈ ایجوکیشن کم ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکل کی بھی ضرورت ہے. ہمارے بچے رٹا مارنے پر تلے ہوئے ہیں. یہاں سے بات ہوئی تھی کہ ان کی مینٹیلٹی رٹے والی ہے کہ جو کچھ ہم نے رٹا لگانا ہے وہ پیپر پہ لکھ دینا, اس سے نمبر ملیں گے. اور ابھی بھی میں 9th 10th کلاس کو پڑھا رہا ہوں, فزکس, کیمسٹری, میتھس اور انگلش. تو جب بھی ان سے بات کروں تو کہتے ہیں کہ سر بورڈ میں کیا آئے گا, یہ بورڈ میں آئے گا کہ نہیں. تو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف وہ نہیں آتے. لانگو صاحب نے بات کی کریٹیکل تھنکنگ کی, ان کی طرف رجحان ہے ہی نہیں کریٹیکل تھنکنگ کی طرف. کہ بچے کہتے ہیں کہ بس جو ہے بک میں وہ ہم نے رٹا لگا کے نمبر لینے ہیں. نمبر لینے کے بعد ان کی یہ تھنکنگ ہے کہ جتنے زیادہ نمبر آئیں گے اتنا زیادہ اچھے اسکولوں میں, اچھے کالجز میں داخلہ ملے گا. اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد ہم CSS کر لیں گے. CSS کر کے ہمارے پاس گاڑی آ جائے گی اور سلوٹ مارنے والے گارڈ آ جائے, ہم افسر بن جائیں گے. لیکن ادھر کریٹیکل تھنکنگ کدھر ہے, صرف افسر ہی بننا ہے. تو یہ ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. کوالٹی پہ بات بہت کم ہوئی ہے. ہم کوالٹی کو نہیں دیکھتے, ہم ایجوکیشن کو ایز اے وہ دیکھ رہے ہیں کراس پروڈکٹ. اس کے بعد ہم کیا کر لیں گے, اس کے بعد ہم کیا بن جائیں گے. اس کے بعد چیٹنگ فینومینا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم اسکولوں میں سب کو بتاتے ہیں کہ چیٹنگ نہیں کرنی. 7th 8th کلاس تک ہم بتاتے ہیں کہ چیٹنگ نہیں کرنی, لیکن بورڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ کھلی چیٹنگ ہوتی ہے. پھر جب وہ بچے 8th کلاس سے 9th میں آتے ہیں ان کا پڑھائی میں انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے رہنے دو, مل ہی جائے گی چیٹنگ. اور اگر نہ بھی ملی تو ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کا بھی رول یہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فون کروا دیتے ہیں کسی ڈائریکٹر کو, کہیں فون کروا کے جی اس کو پاس کروا دو, اس کے نمبر بڑھا دو. تو پھر کیا ہم اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ کدھر ہے وہ کوالٹی؟ پھر ہمارا بچہ جو افسر بن کے کل کو پرنسپل بنے گا یا CSS افسر بنے گا, اس میں کریٹیکل تھنکنگ کدھر ہوگی, وہ کس طرح کا, کس نوعیت کا افسر بنے گا. تو رول آف دا پیرنٹس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, ہم بچوں کو کیا کریں. ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ موبائل کیسے استعمال کرنا. 5th 6th کلاس کا بچہ اچھے سے موبائل استعمال کر سکتا ہے, لیکن ہمارے 9th 10th کے 11th 12th کے بچوں کو آپ کہیں کہ چیٹ GPT کو آپ پرومپٹ دیں, ان کو پرومپٹ ہی نہیں دینی آتی. امانس گرامر اسکول کو رن کر رہا ہوں. آل بلوچستان پروگریسو پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کا صوبائی جنرل سیکرٹری ہوں. اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو کنٹریبیوشن ہے کوئٹہ شہر میں 69% ہے, اور گورنمنٹ کا یہاں 31% ہے. اب گورنمنٹ کا جو رورل ایریاز میں کنٹریبیوشن ہے, چونکہ گاؤں میں ہم سکولز اوپن نہیں کر سکتے, وجہ یہ ہے کہ وہاں ہماری اسٹرینتھ نہیں بن رہی یا سہولیات کی کمی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت گورنمنٹ ہم سے وہ تعداد میں ایکول چل رہا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم جتنا زیادہ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں کیا ہم وہ ثابت کر سکے ہیں؟ اس سے تو گورنمنٹ کا کوئی آفیسر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ سیکٹری ایجوکیشن کے بچے بھی بذات خود پرائیویٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ اس وجہ سے ثابت نہیں کر سکے ہیں, جو میرے حساب سے جو کمنگ وہ آ رہے ہیں, ہم اس پہ اگر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے یا ان کو ایجنڈے کی وہ بنائیں گے حصہ تو بہتر ہوگا. کہ خبری پسڑی کیوں رکھی گئی. اچھا, تو یہ جو چین سکولز تھے ہمارے بلوچستان میں, یہ تو ہمارے جو دوسرے پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو اپنے ساتھ اونی نہیں کرتے ہیں کہ وہ تو پرائیویٹ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں, تو وہ کسی بھی مسئلے میں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے, یعنی ہم ایک ساتھ نہیں ہیں. تو شکیل صاحب تھوڑا سا اگر کمنگ ٹائم میں آپ باقی جو ہمارے چین سکولز ہیں ان کو بھی ہم سب کو ایک چھتری کے تلے لائیں تو بہتر ہوگا, تاکہ ہم گورنمنٹ کے سامنے ہم اپنی جو کنٹریبیوشن ہے, جو سروسز ہیں, وہ ایٹ لیسٹ ہم تو ثابت کر سکیں کہ ہماری کتنی کنٹریبیوشن ہے اور ہم کتنی زیادہ خواہی کر رہے ہیں.
सबसे पहले मैं आज की इस खूबसूरत महफिल कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़द की गई इसका क्रेडिट शकील साहब को देता हूँ कि उन्होंने एक फिक्र की, एक मस्बत सोच के साथ कॉल किया और एक जज्बे के तहत, ताकि जो हमारे बलूचिस्तान के अंदर मसले मसाइल हैं जो तालीम के हवाले से, जो माशरे में दूसरी जो खराबियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, सारी ज़ाहिर है उनका हल तो तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। तो इंशाल्लाह इसके लिए हमारी कोशिश है सब ये कि मतलब कोशिश ये करनी है कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली नस्ल है, वो मौजूदा जो जदीद तकाज़े हैं, जो डिमांड्स हैं, उनके मुताबिक उन्हें तालीम भी दी जाए और जो हमारा सिस्टम है हमें जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो। तो इसके लिए अगर हम बैठें, सोचें और आपस में बैठ के हम एक वो बना लें, अपने ग्रुप्स वगैरह बना लें, और जो हमारे एक सोशल मीडिया की को जो देखें कंट्रोल करके हमें किस तरीके से सवाल से अपने रोल अदा करने हैं स्कूल में हमारा सिस्टम कैसे चले और कौन सा जो करिकुलम है, बुक्स हैं, वो उस किस हवाले से हम कौन सी बुक्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए आने वाले के लिए, और क्या सिस्टम हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं लेकिन आज चांस मुझे नहीं मिला इतना। ये कि आइंदा के लिए हमने कुछ लाइमल तय करना है ताकि हम कुछ करें आए हमने, ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं या इसमें जो एक दूसरे के साथ हम बैठते हैं तो हमारा विजन जो है ना थोड़ा सा वो ब्रॉड होता है। जब हम एक दूसरे की व्यूज सुनते हैं तो हमारी जेब में तो जो कुछ है, लेकिन जब जो दूसरों के मोती चुन के अपनी जेब में डालेंगे तो हमारा विजन ओपन होगा और हम आगे इंशाल्लाह आइंदा मुस्तकबिल का सोचेंगे। तो एक बड़ा काम है हमारा, बहुत बड़ा काम है, बहुत मुस्तक़िल तरीके से चल रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, अगर हम इसको समझें तो इंशाल्लाह इस माशरे के अंदर हम चेंज लेके आएंगे। और ये कि इसके लिए हमें मुख्तसर होना पड़ेगा और अपना टाइम निकालना पड़ेगा। Zaid Kakar, Al-Iqra Private School Organization Supervisor, Fresh School Association Finance के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। मैं सबसे पहले आज डॉक्टर शकील साहब का यूनिवर्सिटी टीम का बेहद मशकूर कि हम लोगों ने हमें इसी तरह एक मुश्किल वक्त में एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर हमें बुलाया, और बाकी का भी मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इसका आवाज़ सुनकर सब हाजिर हुए। डॉक्टर साहब, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और इसमें शक नहीं है। कोई शक अगर रखता है तो वो भी शक न रखे। सबसे पहले टीम कम है, आपने टीम कम दिया है, बहुत बातें हैं। बलूचिस्तान बोर्ड के जो किताबें हैं जिंदगी में हमें नहीं मिला है, ना मिलेगा। क्या हम बच्चों को क्या पढ़ाएं? हम 4 महीने का छुट्टी दे दें, पूरे सर्दियों में सर आप चक्कर लगाए, अगर आपको सरकारी किताबें मिल गया तो हम सब स्कूल बंद करेंगे, ये हमें नहीं देते। और दूसरा बात है, इसी किताबों के बारे में हमने मीटिंगें भी की है कि एक जो 400 का किताब था, इसी साल बायोलॉजी का किताब उन लोगों ने 1100 पर कर दिया, वो 1100 पर भी हमें नहीं मिल रहा था। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि सरकार ने हमें अपने कब्जे में लिया हुआ है और आज तक प्राइवेट सेक्टर को किसी खास मीटिंगों में नहीं बुलाया, जो कि सबसे बड़ा मसला है। नंबर 2, इम्तिहानात है। हमारा सेक्टर जब नाकाम हो रहा है वो इम्तिहान की वजह से नाकाम हो रहा है। हम जितना भी मेहनत करते हैं सर, हमारा मेहनत ज़ाया है, क्योंकि जब वो जाता है उधर सारा नकल का रुझान होता है, तो ये भी अपना मेहनत छोड़ करके बोलते हैं। तो आप लोगों ने कहा था कि इतना ये है, सख्ती है, सब कुछ है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी इhtजाज किया कि खुदारा ये 8वीं का इम्तिहान तो आप लोग बोर्ड से ख़त्म कर दे, लेकिन आज तक ये ख़त्म नहीं हुआ है और न होगा, क्योंकि इन लोगों के जेबों में पैसे जाते हैं सर। वह भी माँ यही वजह है और कोई वजह नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर को अलग जगह भी नहीं देता है। अगर अलग जगह देता था तो फिर भी ये मसला हल होता था, लेकिन नहीं दे रहे। फिर भी इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद किए। जब हम लोगों ने इसके सेंटरों को टारगेट किया कि इस सेंटर में एक मेंबर भी नहीं बैठा हुआ है, इधर नकल का रुझान है, फिर हमें वो जो हम लोगों का डिप्टिया लगाया है पैसे तो वो नहीं दे रहा है, वो डिप्टिया भी उन लोगों ने फिर दूसरे साल नहीं लगाया।
और तीसरा, सरकार की तरफ से आपको खुद पता है कि कोरोना में क्या हुआ है। हमें बोल रहा था कि पैसे ले दो, मालिक मकान को बोल रहा था कि मकान ले दो। तो ये इशू काफ़ी वक्त से आ रहे हैं सर। मालिक मकान और प्रिंसिपल को आपस में लड़ रहे थे। वालिदैन को भी बहुत सी मिर्जाब में सुना हुआ था जी कि पैसे भी नहीं दो, तो ये काफ़ी मुश्किल थे। बहरहाल इस दफ़ा ये भारत का मसला बलूचिस्तान है, बाकी सूबे हैं, बाकी सूबे में सब नहीं है। इस प्राइवेट स्कूल्स के तमाम एजुकेटर्स की कॉन्फ्रेंस में आप सबको इंतहाई दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और यकीनन तमाम लोगों ने आखिर में जो बात की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, सब कुछ है। हमने सबसे पहले यहाँ असल में ऐसा है कि हमने इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैंने वकला की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिंदगी के बहुत से शोबों की यहाँ जर्नल एक कॉन्फ्रेंस हुई। और इसी तरह जैसे आज आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, इस तरह बहुत से मुख्तलिफ मरतबा जिंदगी से लोगों ने जो है यहाँ आए और अपनी तजावीज़ दी। और इस वक्त वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ इन टच है और माशाल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे। और ये टेक्नोलॉजी की बात हुई, एक यहाँ डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बात की PhD फिजिक्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा भी PhD फिजिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है तो हम ईरान के साथ भी हमारे MOU हुए हैं, तुर्किया के साथ भी हैं, मिस्र के साथ भी हैं और बाहर की मलेशिया यूनिवर्सिटीज़। वो अपना एक हमारा प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर हम काम कर रहे हैं। फिर भी आपकी तजावीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का बुनियादी मकसद ये था कि ये और तो कॉन्फ्रेंसेस मैंने की सबसे, तो आज हमें जो है ना अपनी जो फील्ड है, अपना जो मुताल्लिका एजुकेशन है उससे मुतालिक हमें इसमें कॉन्फ्रेंस को मुझे बुलाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोगों ने ये डिमांड भी की थी कि जी आपके साथ वकला बैठे हुए हैं, आपके साथ मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, बाकी हैं, तो असल जो उस्ताद एजुकेटर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस आपने नहीं बुलाई। मैंने कहा बिल्कुल ये बात तो ठीक है, इस सिलसिले में आज बुलाया। और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ ये भी बातें आई कि कहीं कोई नई यूनियन बन रही है, कोई नई एसोसिएशन बन रही है। कतन न हमारा ताल्लुक न मकसद किसी यूनियन बनाने से है, न कोई एसोसिएशन बनाने से है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हम जो यहाँ सारे बैठे हुए हैं, तमाम अपने जो अदारे चला रहे हैं माशाल्लाह, तो इस हवाले से कि हमें क्या डिलीवर करना चाहिए है, क्या डिलीवर करना चाहिए था, क्या हमारी जो है इसमें कमी पेशियाँ हैं, हम किस लेवल पे अपने आप को पूरा कर लें। यकीनन तालीम और तदरीस जो है वो एक मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम जो है मनसब है, पेशा है। और मैं ये कहता हूँ कि हदीस मुबारका भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मेरा ख्याल है कि ये हदीस के जो अल्फाज हैं ये तमाम चीज़ों का अहाता कर लेते हैं कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो अब हम तमाम यहाँ बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई स्कूल छोटा होता है या कोई स्कूल बड़ा होता है, कोई स्कूल कैटेगरी C में है या D में है। चाहे आपके पास 5 बच्चे हैं, अगर आप उनकी दिलो जान से तालीम और तरबियत पे तवज्जो देते हैं तो मेरा ख्याल है वो 5 जो है माशरा बदल देंगे। और अगर आपके पास तादाद 5000 की है और आपने जस्ट उसको जो है ना अपना एक बैंक अकाउंट का जरिए ही बनाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बकौल शायद इमाम गजाली कि आप मुआशरती हैवान पैदा कर रहे हैं। और मुआशरती हैवान कौन होते हैं? मुआशरती हैवान वो होते हैं जो इस मुआशरे के बहुत बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, जिनका किबला दुरुस्त नहीं है और उसके बाद वो मुआशरे में बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा करे। पिछले दिनों बड़ा वो एक आया था कि जी लोगों को उठा लेते हैं, किडनी निकाल के बेच देते हैं। आप ये बताएं, एक मजदूर आदमी, एक अनपढ़ आदमी किसी की किडनी निकाल सकता है? डेफिनेटली वो कोई MBBS डॉक्टर होगा, या कहीं कोई बहुत बिल्डिंग्स का या ब्रिजेस का मसला आ रहा है तो आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। इसका मतलब ये है कि फिर क्या है, वो मुआशरती हैवान है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इस बात को डिनाई करता हूं कि स्कूल छोटा है या बड़ा है, कैटेगरी A है या कैटेगरी D है। मैं इन चीज़ों से निकलता हूं हमेशा, और कभी जिंदगी में मैंने इन चीज़ों को कभी भी कंसिडर नहीं किया।
میں نے صرف یہ کنسیڈر کیا ہے کہ میرے پاس 2 کمرے ہیں, میرے پاس 10 بچے ہیں, تو وہ 2 کمروں میں سے 10 بچے کس طریقے سے نکلیں گے اور یہ کس لیول پہ ان کی میں تربیت کروں گا اور کس طرح آپ جائیں گے. آپ اپنی اگر ہسٹری میں جائیں, اسلامک ہسٹری میں جائیں, جنرل ہسٹری میں جائیں, جو بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے چاہے سائنس کے حوالے سے انوویشنز کی ہیں یا جنہوں نے کوئی اور سبجیکٹس کے حوالے سے انوویشنز کی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت